हेलो बच्चों, आज अपन बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड से। प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेसिक है बायोलॉजी का और इससे हर एक चैप्टर लिंक है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अपनी एक्सरसाइज, अपनी शीट, अपने टेस्ट और अपने नोट्स उसको प्रॉपरली बनाइएगा और सॉल्व करिएगा। और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा डाउट कमेंट करके। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में टर्म की बात करें तो डाइवर्सिटी एक टर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको अपन जानते हैं। डाइवर्सिटी मतलब कि क्या होता है, आप जानते हैं क्या बच्चों? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे कि यार हम कोटा का एग्जांपल लें तो कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो ओरिजिन है वो अलग जगह से है, मतलब कि राजस्थान से नहीं है वो, ना कि कोटा से है। अलग अलग जगह से वो आते हैं, उनके यहाँ का कल्चर अलग है, उनके यहाँ की लैंग्वेज अलग है, लेकिन वो कोटा में आकर यहाँ का करिकुलम को फॉलो करके पढ़ाई करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही तो डाइवर्सिटी है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री कैसे है, चलिए मैं आपको उसमें बताता हूँ कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे जाइए तो नॉर्थ ईस्ट में जैसा वेजिटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, राजस्थान जैसा कल्चर और कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में मिनरल्स और खनिज जो रहते हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। और अगर अपन हरियाणा की बात करते हैं वहाँ जैसे एथलीट और कहीं नहीं मिलेंगे। आप हिमालय की बात करें तो हिमालय जैसे पर्वत कहीं और नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री में इतने अलग अलग रीजन में रिसोर्सेज इस तरीके के प्रेजेंट हैं, अलग अलग हैबिटाट वाली जगह पे प्रेजेंट है और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग प्रेजेंट हैं, हैबिटाट भी प्रेजेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंडिया भी एक तरीके की डाइवर्स कंट्री है। अगर हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डाइवर्सिटी की हम डेफिनेशन लिखें, डाइवर्सिटी द वैरायटीज एंड वेरिएबिलिटी of living and non-living thing, which is present in our surrounding, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डाइवर्सिटी। तो कहने का मतलब आप मेरा बात समझे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। एक पर्टिकुलर रीजन पे अलग जगह के लोग, अलग जगह के ओरिजिन वाले लोग जो प्रेजेंट होंगे वो एक उस पर्टिकुलर जगह का जो हैबिटाट है वहाँ के की जो करिकुलम उसको फॉलो करेंगे और उनके यहाँ की लैंग्वेज अलग रहेगी और वो कहीं और के कल्चर को फॉलो करने वाले, अपने ओरिजिन के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी। इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आएंगे। नॉन लिविंग थिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, पहाड़ का एग्जांपल जो हिमालय में मिलते हैं, लेकिन वो एक हमारी कंट्री इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। तो ये है डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की टर्म्स में कहें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम टर्म्स में कहें तो हम उनको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे यहाँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थ पे, उसको अपन क्या कहेंगे? उनकी बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म such as plants, animals, microorganisms, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को
किस पे? हमारे अर्थ पे। उसको अपन क्या कहेंगे? हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको अपन क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। समझे? अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो मेरे से आप पूछ सकते क्लास में, और अगर किसी को हेजिटेशन वगैरह हो तो डाउट काउंटर पे आकर पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक कितने नोन है और कितने डिस्क्राइब है। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक नोन और डिस्क्राइब है। कितनी? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज known and described। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी जो स्पीशीज हैं, मिलियन मतलब आप समझते हो ना, मिलियन मतलब मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक हमारी अर्थ पे नोन है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। इन सब स्पीशीज के अलग अलग नेम हैं। तो हर एक रीजन में अलग अलग नेम जो उनमें एग्जिस्ट करता है, तो उनको अपन लोकल नेम से जानते हैं। लोकल नेम एक पर्टिकुलर रीजन तक एग्जिस्ट करता है। उसमें दिक्कत ये थी हम लोग को कि हर एक रीजन का एक पर्टिकुलर स्पीशीज का अलग अलग नेम है जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे मैं एमपी का निवासी हूँ, तो एमपी में लौकी को फतकुली कहते हैं, लेकिन आप नॉर्थ साइड ज्यादा चले जाइए तो वहाँ उसको लौकी कहते हैं। लेकिन उसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है बॉटल गोर्ड। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंफ्यूजन हो रही थी साइंटिस्ट को और बायोलॉजिस्ट को कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके लोकल नेम से जाना जा रहा था और जो वैलिड नहीं था ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्टों ने साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किया। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? लोकल नेम। ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। ये वैलिड नहीं होते, नॉट वैलिड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वैलिड नहीं होते। इसकी वजह से क्या हो रही थी? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएटेड। तो साइंटिस्टों ने और बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, उन्होंने साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट करा, बायोलॉजिकल नेम देना स्टार्ट करा। तो इनको क्या करा, इन सब ऑर्गेनिज्म के जो लोकल नेम है उनको स्टैंडर्डाइज करा। स्टैंडर्डाइज करा। तो स्टैंडर्डाइज करने पे उन लोगों ने क्या करा, ऑर्गेनिज्म गेट देयर बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम which is valid all over the world। अब इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। इसको अपन दूसरी डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म get their biological name that process is known as nomenclature। उसको अपन क्या कहेंगे? नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो
इस प्रोसेस के थ्रू साइंटिस्टों ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को उसका बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम दिया। उस प्रोसेस को अपन ने क्या कह दिया, नोमेनक्लेचर कह दिया, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज का हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। इसके पहले आइडेंटिफिकेशन मतलब कि ये होता है कि हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डिफाइन करेंगे। इसके पहले नोमेनक्लेचर के पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मतलब डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लोकल नेम से जानेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि हर एक रीजन पे एक ही स्पीशीज का अलग अलग नाम रहेगा, अलग अलग नाम रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। दूसरे रीजन के बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सी स्पीशीज है। अगर वो समझ भी जाएंगे तो उनको उसका नाम नहीं पता रहेगा, क्योंकि वो एक ही हैबिटाट तक वो सीमित रहेगी उसका नाम, मतलब एक ही रीजन तक उनका नाम सीमित रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्टों ने उसको स्टैंडर्डाइज करा। तो क्या करा उन्होंने, नोमेनक्लेचर दिया, मतलब नाम दिया पर्टिकुलर स्पीशीज को, उसका साइंटिफिक नेम दिया या बायोलॉजिकल नेम दिया। उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें क्या करना पड़ा, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ा। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि डिस्क्राइब करना पड़े हमें कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उसको हम पूरी कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज को जब हम नेम दे रहे हैं तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन प्रोसीजर और प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए। अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए, तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो हम फॉलो करवाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉलो कराने के लिए प्लांट्स के लिए, जब हम नेम देंगे इस पर्टिकुलर स्पीशीज का नेम देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन जब हम नेम देते हैं तो वो प्रिंसिपल और प्रोसीजर को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स which is followed while giving the name to the species। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए और हम बात करें एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है आईसीबीएन। एनिमल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईसीजेडएन। ठीक है, इनका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल के लिए जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉलो कराएगा उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म जो एग्जाम में आती है इनका फुल फॉर्म लिखने आता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम नेम देते हैं प्लांट्स के लिए तो वो होता है आईसीबीएन और एनिमल के लिए आईसीजेड।
तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और वो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जो रूल्स हमें, जो रूल्स और रेगुलेशन, बच्चे समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है, यही बताना जरूरी है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की हम बात करें, कुछ रूल्स हैं जब हम बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देंगे ना किसको, ऑर्गेनिज्म को, उसके कुछ रूल्स हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म को जब नेम देंगे ना तो उसमें के दो कंपोनेंट रहेंगे। तो अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द सिस्टम व्हिच गिव द नेम टू पर्टिकुलर स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म विद टू कंपोनेंट्स। द सिस्टम which gives the scientific name or biological name to the organism with two components। ये सिस्टम, ये जब साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम देंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को, उसमें दो कंपोनेंट्स ये रहेंगे। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताता है। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर? लिनियस, कार्लस लिनियस। अब हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल मैंगो का। तो मैंगो का हम साइंटिफिक नेम जानते हैं, क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। इसके दो कंपोनेंट हैं। अब अगर हम, ये पहला कंपोनेंट है ना बच्चों, तो ये पहला कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब हमने ये चीज बता दी कि पहला कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कंपोनेंट स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो पहला कंपोनेंट है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। इसमें होगा कैपिटल में। और जब स्पीशीज का अपन नेम लिखेंगे ना तो उसका जो कंपोनेंट होगा ना, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल में होगा। स्मॉल लेटर में। ये एक रूल बताया कार्लस लिनियस। अब हम बात करेंगे, जब हम ये साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसकी हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। बायोलॉजिकल नेम को हम लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। लैटिन लैंग्वेज क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो एक तरीके की डेड लैंग्वेज है। और जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो वो हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज जो एक तरीके की डेड लैंग्वेज है, एंड प्रिंटेड एंड इटैलिक्स। समझे? मेरा मतलब ये है कि जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे ना तो वो लैटिन लैंग्वेज में रहेगा, मतलब डेड लैंग्वेज में रहेगा, और जो प्रिंट होगा ना वो इटैलिक्स में होगा। ये पहला इसका रूल है। दूसरा रूल के बारे में हम जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम हम दे रहे हैं ना उसको जब अपन हैंड रिटन लिखेंगे, हैंड रिटन, तो हैंड रिटन में अपन सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे इन दोनों कंपोनेंट को।
जैसे यहाँ हमने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, इसको नहीं करना चाहिए। जब हम हैंड रिटन लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने हैंड रिटन लिखा था तो मैंने इसको सेपरेटली इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने मैग्नीफेरा इंडिका हैंड रिटन अपन ने लिखा, तो इसको अपन सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इनका दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ इट इज हैंड रिटन so it should be separately underlined, ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरा रूल जो कहता है कि जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं, बायोलॉजिकल नेम देते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म को, तो किसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर करा होगा। तो जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस ने डिस्कवर करे थे, तो जो हम साइंटिफिक नेम जब लिखेंगे ना, तो जो स्पीशीज का जब हमने नेम लिख दिया, उसके बाद जो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर करा उनका नेम स्पीशीज के बाद आएगा, लेकिन एब्रीविएशन के फॉर्म में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एब्रीविएशन क्या होता है। मतलब कि द नेम ऑफ द ऑथर, name of the scientist, should be written after the name of the species। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं इन एब्रीविएशन। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने मैग्नीफेरा इंडिका लिख दिया, ये हमने इनका साइंटिफिक नेम लिख दिया, तो जब ये लिनियस ने डिस्कवर करा था ना, तो हम इनको इस तरीके से एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख देंगे, एब्रीविएशन के फॉर्म में। ये शॉर्ट फॉर्म है कह सकते हैं अपन एब्रीविएशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप एंड को ऐसे लिख देते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको अपन एब्रीविएशन फॉर्म कहते हैं। तो हम उसको इस तरीके से, मतलब इस स्पीशीज के बाद उनके नेम ऑफ द साइंटिस्ट को उसके बाद लिख देंगे इसके फॉर्म में, एब्रीविएशन के फॉर्म। तो आप मेरी बात ये समझ गए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था। लिनियस ने ये चीज कही थी कि जो बायोलॉजिकल नेम है और जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये जो डेड लैंग्वेज है और जो प्रिंट होगा वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि जब हम उसको हैंड रिटन करेंगे तो वो नेम ऑफ द स्पीशीज और नेम ऑफ द मतलब जीनस, तो वो सेपरेटली अंडरलाइंड रहेंगे। और तीसरा कि नेम ऑफ द जो साइंटिस्ट है और नेम ऑफ द ऑथर जिनने हमको डिस्कवर करा उस नेम साइंटिफिक नेम को, वो उनका नेम स्पीशीज के बाद आ जाएगा, ठीक है, इसके फॉर्म में, एब्रीविएशन के फॉर्म में। पहला कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले कंपोनेंट का जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, स्पीशीज का जो पहला लेटर रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, उसका पहला लेटर। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बच्चों कुछ डाउट तो नहीं है तो पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, डरना मत। मैं बड़ा भैया हूं तुम्हारा, समझ रहे हो मेरी बात, डरना नहीं है बिल्कुल, सब कुछ पूछ सकते हो। हाँ, अब अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें ईच स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टर के बेसिस पे उसको कन्वीनियंट कैटेगरी पे ग्रुप कर देंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स
ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन is not a single step process but a multi step process in which each step represent the rank और कैटेगरी। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी क्लासिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म in a convenient category on the basis of observable character। हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट कैटेगरी में उसको डाल देंगे। इसके अपन कुछ हायरार्की पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट टैक्सॉन। टैक्सॉन ये सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अब हम कैटेगरी लिखते हैं। अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो को हम साइंटिफिक नेम क्या है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये उसका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। तो ये इनकी कैटेगरीज हैं, हम उसके टैक्सा लिखेंगे, मतलब कि जैसे कि स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज है, पोटैटो, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसका जो टैक्सा है वो हम लिख देंगे सोलेनम ट्यूबरोसम। वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर हम बात करें इसके जीनस की, तो जीनस क्या है, सोलेनम। फैमिली क्या है, सोलेनेसी। ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियालिस। क्लास क्या है, डाइकोटिलिडनी। और अगर हम आप इसमें कंफ्यूजन हो फाइलम और डिवीजन में, तो जो फाइलम है, फाइलम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन वर्ड हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, फाइलम वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसका डिवीजन,
तो वो डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। और किंगडम क्या है? प्लांट। तो ये इसकी कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई, ठीक है, जो टैक्सा को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें इनकी अरेंजमेंट को, द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक categories from species to kingdom in ascending form is known as टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब कि हम स्पीशीज से लेकर किंगडम तक इसको अरेंज कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। इसमें अपन फाइलम वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन वर्ड यूज करेंगे क्योंकि वो प्लांट्स के लिए होता है। इसके अरेंजमेंट को अपन क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो स्पीशीज है, स्पीशीज मोर सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेगी और जो किंगडम है वो लेस सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेगा। ये चीज हम हायर क्लास में, आने वाले लेक्चर्स में इस चीज को अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे से पूछिएगा, डाउट करके। थैंक यू।